हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हम बात कर रहे थे क्लास 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग की। तो मैंने आपको इसमें जनरल एंट्री बताई थी, फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि स्पेशल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, कि कई बार क्या होता है कि बिजनेस में कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर किससे रिलेटेड होते हैं, गुड्स से। कि जैसे हम गुड्स दान में दे रहे हैं, गुड्स हमारा चोरी हो गया, या फिर हमने क्या किया, गुड्स हम विड्रॉ करें बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो आज हम और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लें। इसका नाम है हमारा पहला क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब कि हमारे पास दो तरह के स्टॉक्स होते हैं। कि यहाँ पे हम बात करेंगे स्टॉक दो होते हैं, एक तो होता है ओपनिंग और एक होता है हमारा क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो एक तरीके से एट द बिगनिंग बोलते हैं, एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड बोल दो, या एट द बिगनिंग ऑफ ईयर। और क्लोजिंग क्या कहलाता है कि एट द एंड ऑफ पीरियड या एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोजिंग। तो दो हो गए, ओपनिंग हो गया, क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग हमने क्या लिखा, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड या ईयर, और क्लोजिंग क्या लिखना है, एट द एंड ऑफ पीरियड या ईयर। तो ओपनिंग का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग क्या होता है, हमको ये कॉन्सेप्ट समझना है। देखो क्लोजिंग का मतलब होता है कि आज हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर की। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है जनरली हम एक साल का होता है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 ईयर का हो रहा है, तो हम क्या करें कि ईयर एंड में जो स्टॉक हमारे पास बिकने से रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनसोल्ड स्टॉक। हम डेफिनेशन क्या लिख रहे हैं कि द अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब उस गुड्स के अमाउंट की जो अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ऐसा स्टॉक जो कि ईयर एंड में बिकने से रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाती है तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। कि अगर मान लो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलाइजेबल, कि आज बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, दोनों में से जो भी कम हो। जैसे एग्जांपल देखो कि हम बात कर रहे थे कॉस्ट प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 1 लाख की, और हमारे पास जो मार्केट प्राइस है वो भी कितनी चल रही है, 80। तो दोनों में से जो कम होगा, तो अब हम 80,000 पे ही क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे इन बैलेंस शीट, क्योंकि हम बात करते हैं एक्चुअल पोजीशन की। तो इन दोनों में से जो कम होगा, कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस प्राइस हमने खरीदा, लेकिन आज इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 80। तो दोनों में से जो कम होगा उसी पर हम इसका क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। किसका, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ गई। तो कहने का मतलब कि जो वर्ष के अंत में वो क्लोजिंग है। जैसे मान लो अब हम बात कर रहे थे ईयर की, तो हमारा ईयर है 15-16। तो इसका मतलब 15-16 मतलब स्टार्ट कब होगा, 1 अप्रैल को, और खत्म कब होगा, 31 मार्च। तो 31 मार्च को जो स्टॉक है उसको हम कौन सा स्टॉक बोलेंगे, क्लोजिंग। तो 31 मार्च का क्लोजिंग है। अब जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, कौन से ईयर में, नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का मतलब हम जाएंगे 16-17। तो इस 16 के 1 अप्रैल को जो यहाँ माल बची और नेक्स्ट ईयर एज इट ग्रुप में आएगा, ओपनिंग ग्रुप में। तो कहने का मतलब कि जो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग था नेक्स्ट ईयर एज इट ग्रुप में आता है, ओपनिंग ग्रुप में आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। फिर आती है बात हमारी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल्यह्रास। इसका मतलब मूल्यह्रास, ह्रास का मतलब गिरावट, और इसका मतलब वैल्यू, मतलब वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। और जनरली डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेट्स के लिए अप्लाई होता है, कि जैसे जैसे हम असेट्स को यूज करते हैं तो वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होती जाती है। आज जैसे मान लो अगर अपन किसी बिल्डिंग को या फिर कोई मोटर कार हो गई, अगर हम उसको यूज करेंगे तो डे बाय डे जैसे हम उसको यूज करेंगे तो उसमें क्या होगी, गिरावट आएगी, नहीं आएगी। बहुत सारे रीजन होते हैं गिरावट आने के। तो ग्रेजुअली मतलब एक तो परमानेंटली गिरावट आ रही है, एक ग्रेजुअली आ रही है। तो इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं रीजन। रीजन कैसे हो रहे हैं कि बार बार हम यूज करें तो खराब होती जा रही है। तो उसकी जो वैल्यू में जितनी भी गिरावट आती है उसको हम एक डेप्रिसिएशन का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं, डेप्रिसिएशन का। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द ग्रेजुअली एंड परमानेंटली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स फ्रॉम एनी कॉस्ट। मतलब परमानेंटली का मतलब कि जिसमें परमानेंटली गिरावट आ रही है। एनी कॉस्ट का मतलब कि बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, कि कई बार क्या होता है कुछ चीजें समय के साथ खत्म हो जाती हैं, या बाय कांस्टेंट यूज की लगातार यूज करें। आज मान लो हम लगातार किसी कपड़े को पहनेंगे, धीरे धीरे वो कपड़ा गल के क्या हो जाएगा, छेद हो जाएगा। तो उसी तरह क्या होता है कि जब हम किसी मशीन को लगातार यूज करेंगे तो सीधी सी बात है उसकी वैल्यू क्या होने लग जाएगी, डाउन। बाय एक्सीडेंट, कोई अचानक से दुर्घटना हो गई, या बाय परमानेंटली फेल इन मार्केट वैल्यू।
पता चला मार्केट में कोई नई कंपनी है, वो परमानेंटली क्या हो गई, फेल हो गई पुरानी वाली कंपनी, तो उससे भी क्या होती है, उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। जैसे देखो कि आज हमने एक प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल 2016 को, कितने लाख का था, 1 लाख का। फिर हमने देखा 31 मार्च 2017 को, अब प्लांट कितने का रह गया, 90 का। तो मतलब 10,000 की क्या है, इसमें वैल्यू डाउन होगी। अब जब वैल्यू डाउन होगी तो जितनी वैल्यू डाउन होगी उसको हम एज ए किसका रूप देंगे, डेप्रिशिएशन। जो वैल्यू डाउन होती है उसको हम एज ए किसका रूप देते हैं, डेप्रिशिएशन। क्यों, क्योंकि जब हम प्लांट को यूज कर रहे हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, डाउन। क्योंकि 1 लाख का प्लांट था, अब उसकी कीमत रहेगी 90,000, तो 10,000 की किसकी वैल्यू डाउन होगी, उसको हम एज ए क्या बोलते हैं, डेप्रिशिएशन कहते हैं। और डेप्रिशिएशन में एक नोट है कि डेप्रिशिएशन एक तरीके से नॉन केस एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब ऐसा एक्सपेंसेस या ऐसा लॉस जिसमें पैसा तो नहीं जा रहा है, फिर भी हम उसको क्या मानते हैं, लॉस मानकर पीएनएल में चार्ज करते हैं। क्यों, क्योंकि जिस समय हमने प्लांट खरीदा था उस समय 1 लाख दिए थे, अब जैसे जैसे यूज करें तो वैल्यू डाउन होगी, तो जितनी वैल्यू डाउन होगी तो बिजनेस की लॉस होगी ना। आज अपन किसी चीज को 1 लाख में लाके आज प्रेजेंट में उसको 90,000 में बेचेंगे तो 10,000 तो हमारी जेब में से गए ना। तो 10,000 क्यों गए, क्योंकि मार्केट के कारण, कि उसकी कांस्टेंट हम यूज करे थे या फिर जैसे यूज करे तो उसकी क्या होगी, वैल्यू डाउन होगी। तो वैल्यू डाउन होती है तो हम उसको कम पर बेच रहे, तो जितनी वैल्यू डाउन होगी तो वो हमारा एज इट का पार्ट बन जाएगा, डेप्रिशिएशन का, और वो लॉस मानकर हम क्या करेंगे, पीएनएल में चार्ज करेंगे। तो इसलिए डेप्रिशिएशन की सबसे अच्छी फीचर्स क्या है कि डेप्रिशिएशन इज ए नॉन केस एक्सपेंसेस, मतलब डेप्रिशिएशन बिजनेस के लिए नॉन केस आइटम माना गया है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन केस आइटम हो गया। इसकी बात कर रहे थे हम, डेप्रिशिएशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेब्टर्स और क्रेडिटर्स। देखो हमारे अकाउंट्स में 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, एक होता है डेब्टर्स और एक होता है क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डेब्टर्स की। तो डेब्टर्स का मतलब इसको हम डेटर्स भी बोलते हैं, और डेटर्स का मतलब यहाँ पे किससे होता है, देनदार से। और क्रेडिटर का मतलब होता है यहाँ पर लेनदार, कि देनदार का मतलब देने वाला व्यक्ति। और कोई भी व्यक्ति हमें पैसा कब देगा, जब हमने उसको गुड्स सोल्ड किया होगा या पैसा उधार दिया होगा, तो व्यक्ति हमें क्या देगा, पैसा देगा। तो जो व्यक्ति हमें पैसा देता है उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या बोल रहे हैं, डेटर्स बोल रहे हैं। और डेटर्स एक तरीके से बिजनेस की असेट्स मानी गई, जिसको हम कौन सी असेट्स बोलते हैं, करंट असेट्स। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो ये ए है, ये हमारी फर्म है, तो हमने फर्म से इस ए नाम के व्यक्ति को 10,000 क्या किए, गुड्स सोल्ड, ऑन किस पे किए, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था 2 तरह की सेल होती है, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब कि इस ए नाम के व्यक्ति को हम 10,000 पे गुड्स सोल्ड करें, ऑन किस पर, क्रेडिट पर। अब ए क्या बोलते हैं कि भैया जो मैं पेमेंट दूंगा वो आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब जो पेमेंट दूंगा वो कितने महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा। तो ये कौन बोल रहा है, ए नाम का व्यक्ति बोल रहा है, किसको, फर्म को, मतलब हमें कह रहे हैं। तो कहने का मतलब जब हमने ए को 10,000 की गुड्स सोल्ड किए तो उसका मतलब ए नाम का व्यक्ति हमें 10,000 देगा, लेकिन आज नहीं देगा तो फ्यूचर में तो देगा। और जब फ्यूचर में देगा तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स कहलाएगा। और जब डेटर्स कहलाएगा तो एक तरीके से वो हमारी क्या बन गई, करंट असेट्स बन गई, क्योंकि वो हमें 3 महीने बाद पैसा देगा। क्योंकि हम जनरली किसी भी कस्टमर को जो गुड्स सोल्ड करें 2 मंथ्स 3 मंथ्स 5 मंथ्स के लिए करते हैं, तो विद इन 1 ईयर में उसका पेमेंट आ रहा है, इसलिए हम उसको कौन सी असेट्स बोलते हैं, करंट। तो डेटर्स का मतलब आ गया कि जिस व्यक्ति को हम उधार माल बेच रहे हैं या फिर जिस व्यक्ति को हम पैसा उधार दे रहे हैं। तो जनरली यहाँ पे हम जो डेटर वर्ड्स यूज करते हैं वो क्रेडिट सेल के लिए, या फिर हम किसी पर्सन को कोई क्रेडिट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उससे जो रिलेटेड होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स। और डेटर्स मतलब देने वाला व्यक्ति। तो हमने क्या लिखा है, रिप्रेजेंट दूस पर्सन या फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड या सर्विस रेंडेड, मतलब ऐसे व्यक्ति या पर्सन जिसको हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, सर्विस रेंडेड की ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, जिनसे अभी तक पैसा प्राप्त नहीं हो पाया, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटर्स। और हम क्या बताएंगे एक तरीके से, इट इज पार्ट ऑफ करंट असेट्स। तो ये हमारे क्या बन गए, करंट असेट्स के पार्ट बन गए। फिर हम किसकी बात करते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मींस लेनदार, जो रिप्रेजेंट्स करें दूस पर्सन या फर्म, जो फ्रॉम whom goods have been purchased या service procured on credit and payment had not been made to them। क्रेडिटर्स का मतलब कि जिस तरह पर उधार माल बेच रहे हैं, तो उसी तरह हम क्या करते हैं कि उधार माल खरीदेंगे तो सही, कि हम किसी सप्लायर से गुड्स को खरीद रहे हैं ऑन किस पर, क्रेडिट बेसिस पे। जैसे मान लो यहाँ पर
ये बी नाम का क्या था, सप्लाई, ये हमें, ये हमारी फर्म है, ये हमारा क्या है, बिजनेस है। तो हमने क्या किया, इस सप्लाई से 5000 की क्या की, गुड्स परचेज ऑन किस पे की, क्रेडिट। तो जब हम इस सप्लायर से 5000 के गुड्स खरीद कर रहे हैं ऑन क्रेडिट, हम कह रहे हैं कि ये पेमेंट हम आपको कब देंगे, फ्यूचर में देंगे। तो इसका मतलब हम इसके लिए क्या बन गए, लेनदार, क्रेडिटर्स बन गए। और जब क्रेडिटर्स बन गए तो फ्यूचर में हमें पैसा देना ही पड़ेगा। तो एक तरीके से ये पार्ट ऑफ किसका, पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज का, किसका पार्ट हो गया, करंट लायबिलिटीज का। तो क्रेडिटर्स में हम क्या लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट्स दोस पर्संस ऑफ फर्म फ्रॉम whom goods have been purchased या service procured on credit and payment has not been made to them, मतलब अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो ध्यान रखना कि जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स कब राइज होते हैं, जब हम क्रेडिट सेल करते हैं या फिर कोई क्रेडिट सर्विस रेंडर करें। और क्रेडिटर्स कब राइज होते हैं, जब हम क्रेडिट परचेस करते हैं या फिर क्रेडिट सर्विस क्या करें, एक्वायर ही नहीं कर रहे हैं, मतलब खरीद रहे हैं या सर्विस ले रहे हैं, तब हमारे बुक्स में क्या होते हैं, क्रेडिटर्स अराइज होते हैं। तो ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी बन गई और ये हमारी क्या बन गई, असेट्स। मैं आपको सिखाऊंगा असेट्स क्या होती है और लायबिलिटीज क्या होती है। आसान में आ गई। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मतलब जब ये वर्ड्स बार बार आएगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डेटर्स क्या होते हैं और क्रेडिटर्स क्या होते हैं। डेटर्स कब राइज होते हैं, जब हम कौन सी सेल करते हैं, क्रेडिट। और हमारे क्रेडिटर्स कब राइज होते हैं, जब हम क्रेडिट क्या करते हैं, परचेस। तो जनरली एक तरीके से ये लायबिलिटी हो गई, हमारी क्या हो गई, एसेट्स हो गई। ठीक है।